कॉस्ट शीट हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, जिसका आज हम करेंगे न्यूमेरिकल फ्रॉम योर एक्सरसाइज पोर्शन। तो जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको आप ओपन कर लीजिए। कॉस्ट शीट भी कंप्लीट करा देंगे, इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट करा देंगे, एक्सेप्ट थ्योरी पार्ट। जो बिल्कुल ही बिल्कुल थ्योरी है उसे एंड में करेंगे, 10 मार्क्स का बिल्कुल एंड में करेंगे। तो ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं आपका कॉस्ट शीट का न्यूमेरिकल। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अभी भी नहीं ट्राई किया है अगर न्यूमेरिकल, रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। रिक्वेस्ट है आपसे, यहाँ पर जो कॉस्ट शीट है उसमें एंड में जो न्यूमेरिकल है उसे आप पहले ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 6.11 आपका स्टडी मटेरियल का है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं ICI.org से। आप प्रिंट आउट ला सकते हैं, आप हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। 300 रुपये का पूरा मॉड्यूल है, दोनों बुक्स हैं 300 रुपये में, तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने भी ऑर्डर करी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको करना है और फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। अगर आपने नहीं भी किया है तो मैं कहता हूँ वीडियो को पॉज कर दो, बंद कर दो। पॉज क्यों करना, बंद कर दो, एक बार सॉल्व कर लो, फिर दोबारा ऑन कर लो, आपका टाइम काउंट नहीं होएगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? वीडियो पे ड्यूरेशन लगी हुई है ना, कि जितनी देर आप वीडियो देखेंगे डबल बार देख सकते हो आप, टोटल क्लिक कितनी बार भी कर सकते हो। तो आप आराम से निश्चिंत रहो, वीडियो बंद कर दो, एक बार सॉल्व कर लो, फिर वीडियो ओपन कर लो, ताकि आपने जो अप्लाई किया और जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका डिफरेंस पता लग जाए कि कहाँ पर क्या चीज़ें गलती हुई है। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, फिनिश गुड्स क्या होते हैं, तो आपको मालूम ही है। सेलिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सेल्स कितनी हुई है, रुपी टर्म्स में गिवन है या क्वांटिटी में गिवन है, उसी में आंसर करेंगे। तो ये चीज़ें तो आपको पता है। अब जो पूछा है वो निकाल दो। आंसर भी वैसे यहाँ पे गिवन है, पर मैं आपको अलग तरीके से कराऊंगा। दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये लेक्चर्स learnzup.com के अलावा या learnzup.com की जो ऐप है उसके अलावा कहीं पे मिले हैं, अगर मिलेंगे, फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो वो बिल्कुल ही इलीगल है, आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8368479717, या फिर आप कंपनी की ईमेल आईडी पर या कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पर जब learnzup.com पर जाएंगे तो वहाँ पर आप लिख कर आ सकते हैं। info@learnzup.com पर आप ईमेल कर सकते हैं, आपको प्राइज मिलेगा। जो भी स्टूडेंट रिपोर्ट करेगा, अगर उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं पे कोई डाउनलोड कर रहा है, अनऑथराइज तरीके से सेल कर रहा है जो कि अलाउड नहीं है, और आप लोग इन्फॉर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बोनस। यदि आप ही ने खुद डाउनलोड करें और आप इन्फॉर्म कर देते हैं तो आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, प्रोवाइडेड आपने लेक्चर्स को बेचा ना हो और आपने प्रॉपरली इंटीमेट कर दिया और इन्फॉर्म कर दिया और टाइमली कि ये हमसे गलती हुई है, आप इन्फॉर्म करेंगे तो हो सकता है कि हम कोई एक्शन ना लें। पर अगर आप बिना बताए ऐसी चीज़ें करेंगे, फ्यूचर में ऐसा कोई स्टूडेंट करता है, तो फिर हम IP एड्रेस ट्रैक करवा कर सारा चीज़ जो होती है वो सब हम कर सकते हैं। ये मैं आपको बार बार लेक्चर्स में तो नहीं बताऊंगा, बट आने वाले कुछ क्लासेस में फिर से मैं ये बातें रिपीट करूंगा ताकि हम ये गलती ना करें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं। आपने अपना स्टडी मटेरियल ओपन कर लिया है और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। क्या है, द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 17,500 है, बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। समझने की कोशिश करो, इस लाइन को समझने की कोशिश करो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 17,500 है, गिवन है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें निकालनी नहीं पड़ेगी, गिवन है क्वेश्चन में, पर ये बताया हुआ है कि जो वर्क्स ओवरहेड है यानी कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उसका 175% ये खुद है, यानी कि वर्क्स ओवरहेड मल्टीप्लाई बाय 175% इज इक्वल टू 17,500। इस वाली लाइन से आप फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड लाइन लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज 56,000। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर दी हुई है, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां पर कैलकुलेट कर दी हुई है। आगे देखते हैं, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में 3 चीज आ सकती है, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं। यहाँ पर जो आपका इन्वेंट्री होती है, जब भी आप अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में पढ़ेंगे, इंड एस में पढ़ेंगे, तो जो भी आपकी इन्वेंट्री होती है वो इन्वेंट्री के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है रॉ मटेरियल, आपने सामान खरीदा, उसको प्रोसेसिंग में लगाया नहीं, वो भी तो आपका स्टॉक है, पर वो रॉ मटेरियल का स्टॉक है। दूसरा, आपने अभी सामान लगा दिया है पर बनकर नहीं निकला है,
तो वो वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है। तीसरा, आपका सामान बनकर निकल गया बट बिका नहीं है, वो है फिनिश गुड्स का या फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। सिंपल स्टॉक मत बोलना आप कभी भी, क्योंकि स्टॉक तो शेयर मार्केट वाले स्टॉक भी होते हैं। या तो आप स्टॉक इन ट्रेड बोलना या फिर आप इन्वेंट्री शब्द का इस्तेमाल करना। और इन्वेंट्री जो है बेटर शब्द है हमारे अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में, कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में। और ये 3 प्रकार की इन्वेंट्री हो सकती है। अभी तक हम पढ़कर आ रहे थे फिनिश गुड्स होते हैं, बस खरीदते हैं बेचते हैं, जो खरीदा और बच गया वो हमारी इन्वेंट्री है। बैलेंस शीट डेट पर वो एसेट साइड पर शो होगी। पर अब आपको पता लगता है कि इन्वेंट्री के 3 हिस्से होते हैं। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस की भी हो सकती है, फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो तीनों इन्वेंट्री है इसका ओपनिंग भी दे रखा है, यानी कि 1 अप्रैल और 30 अप्रैल का भी दे रखा है। तो आप देख रहे हो डेटा कौन से पीरियड का है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। अप्रैल मंथ का डेटा आपको गिवन है। वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है और रुपी टर्म्स में गिवन है। मैं हमेशा से बोलता हूं एक एक चीज पर आपको गौर करना है। अगर यूनिट्स टर्म में दे रखा होता है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यूनिट्स गिवन है, एक की कितनी प्राइस है, उस हिसाब से आप रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर रुपी टर्म्स में दे रखा है, कितने यूनिट्स हैं गिवन ही नहीं है। और देखते हैं आगे और क्या गिवन है। अदर डेटा आपको गिवन है, आप अदर डेटा यहां पर देख सकते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस हैं कुछ 3500 के, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं और सेल्स गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स परचेज्ड। देखिए आप, रॉ मटेरियल जो है आपको ओपनिंग गिवन है, आपको क्लोजिंग गिवन है, आपको परचेजेस गिवन नहीं है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो भी गिवन नहीं है। तो यानी कि आप कैसे निकालोगे, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो होते हैं ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। यहां पर आप देखिएगा रॉ मटेरियल जो है कंज्यूम्ड आपने कितना किया, हम देखते हैं ना 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए, कितनी भी यूनिट्स बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल कितने लगाए, उसकी कितनी कॉस्ट आई। तो यहां मैं कह रहा हूं कि रॉ मटेरियल जो कंज्यूम्ड होते हैं, ऐसे लिखिए इसको, ऐसे लिखिएगा, रॉ मटेरियल जो कंज्यूम्ड होते हैं वो होते हैं ओपनिंग। अगर क्वांटिटी टर्म्स में निकालोगे तो क्वांटिटी टर्म्स में आएगा, रुपी टर्म्स में निकालोगे तो रुपी टर्म्स में आएगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस आपने परचेज करा माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, इतना बच गया। यहां आपको ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, परचेज कितना किया रॉ मटेरियल का गिवन नहीं है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है गिवन नहीं है। जब 2 चीज गिवन नहीं है तो फिर कैसे निकालोगे, तो कहीं ना कहीं से आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। यही तो क्वेश्चन है। आओ देखते हैं। आपको निकालना है रॉ मटेरियल परचेज कितना है। तो या तो मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पता लग जाए, अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम पता लग गया तो मैं यहाँ पर कंज्यूम लिखूंगा, ओपनिंग लिखूंगा, क्लोजिंग लिखूंगा और परचेज आ जाएगा। या मुझे डायरेक्टली पता लग जाए कहीं से कि रॉ मटेरियल परचेज कितना किया गया है, जो कि गिवन ही नहीं है। दूसरा, आपको यहाँ पर कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है जिसमें आप सारे के सारे एलिमेंट्स शो करेंगे कॉस्ट के, और ऑल्सो जो प्रॉफिट अर्न किया है वो भी बताएंगे। यानी कि सेल्स आपको पता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आप निकाल लोगे तो फिर आपको प्रॉफिट पता लग जाएगा। कहने का नटशेल में एक बात है कि आपको कॉस्ट शीट बनानी है। क्यों बनानी है सर? क्योंकि कॉस्ट शीट में सारा का सारा डेटा होता है। जितना डेटा गिवन है उस डेटा को आप उसमें प्रेजेंट कर लो, और जो चीजें मिसिंग है उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। नहीं समझ आया? अपनी बुक ओपन करके रखना और यहां पर मेरे साथ नोट डाउन करना। जब भी आप कॉस्ट शीट बनाएंगे तो सबसे पहले आप नाम डालेंगे, किस एंटिटी का आप कॉस्ट शीट बना रहे हैं। आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और जो कॉस्ट शीट है वो कॉस्ट शीट आपके कौन से पीरियड की बन रही है, अप्रैल 19 की बन रही है, तो वो आप शो करेंगे। पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, साथ में आप ऐसे रुपी का साइन डालकर लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, आप लोग लिख सकते हैं, अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो गिवन ही नहीं है। समझ रहे हो आप? कोई बात नहीं सर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है आपको, 17,500 गिवन है। कहाँ गिवन है सर? क्वेश्चन में गिवन है। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ नहीं लिख रहा, जो क्वेश्चन में गिवन है मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेरे को गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस का कुछ जिक्र नहीं है, तो मुझे पता लग गया प्राइम कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है। कितनी है सर? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो नहीं पता है प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विल बी माई डायरेक्ट कॉस्ट, विल बी माई प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड जो है, वर्क्स ओवरहेड जो है, वो गिवन है कि वो 17,500 जो है वो वर्क्स ओवरहेड का 175% है। पहले मैंने भी ये गलती करी थी,
17,500 को मल्टीप्लाई कर रहा था 175% से। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है। जो गलतियां आपकी होती है मैं उसे नोट डाउन करवा देता हूं। क्वेश्चन में गिवन है 17,500 जो है वो खुद ही 175% है वर्क्स ओवरहेड का। फैक्ट्री में जो खर्चे लगते हैं उसका 175% क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 175%, x का मतलब वर्क्स ओवरहेड मल्टीप्लाई बाय 175% है 17,500। तो x का मतलब यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड आ गया आपका 10,000। 175% यानी 175 डिवाइड बाय 100 उस साइड चले गया। 175 डिवाइड बाय 100 कितना होता है, 1.75 उधर चले गया। 17,500 को डिवाइड किया 1.75 से तो कितना आया, 10,000। यूनिटरी मेथड है। अब यार ये अगर ये नहीं कर पाओगे तो फिर आप कैसे करोगे? जो 6th क्लास की बात है, जो 5th क्लास की बात है, अगर ये चीज नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत है। यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई डिवाइड उस साइड चले जाता है, इक्वल टू के साइन चेंज हो जाता है। इतना तो आपको आता होगा ना, नहीं तो फिर हम मैथमेटिक्स की क्लास करेंगे पहले। तो अगर ये आपको आता है तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड का 175% लेबर कॉस्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड आपको 10,000 पता लग गए। फैक्ट्री ओवरहेड में आपने कहा कि ठीक है फैक्ट्री में ऊपर के खर्चे लगे, डायरेक्ट कॉस्ट इतनी लगी, ऊपर के खर्चे लगे। अब कुछ मेरे ऊपर के खर्चे ऑलरेडी लग चुके थे, जो मेरा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ था ऑलरेडी खर्चा लग चुका था, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मैंने खर्चा लगाया बट वो बनकर नहीं निकले। तो ये सारी चीजें मैंने इनकर करी है, जो भी मेरा ओपनिंग था उस पर भी, जो क्लोजिंग है उस पर भी इनकर करा है। तो ओपनिंग का जितना पहले लग चुका था और मैंने और लगा दिया, तो टोटल मैंने ऐड कर दिया। जो मैंने कॉस्ट लगाई बट वो बनकर नहीं निकली उसे माइनस कर दिया। तो इससे मेरे को पता लग जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, अभी सोल्ड की बात नहीं हुई है, प्रोड्यूस करे ना सर, ये तो बनकर निकले हैं फिनिश प्रोडक्ट। अब वो फिनिश प्रोडक्ट में जब जाएंगे तो वहां पता लगेगा कि ओपनिंग में फिनिश गुड्स और पड़े हुए थे। कहां से मिलेगा सर डेटा? यहां से मिलेगा सर। ये देखिए फिनिश गुड्स का ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है। तो फिनिश प्रोडक्ट जितने बनाए वो तो आपको पता लग गया। फिनिश गुड्स का ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना था, आपने एडजस्ट करा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे। बट आपका लक अच्छा था कि इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकाल कर दी हुई है 56,000। तो ये कमाल इन्होंने कर दिया, 56,000 क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अब आप देख सकते हो, अच्छा 56,000 मुझे गिवन है, ये पता है, ये पता है, तो ये निकाल लोगे, रिवर्स कैलकुलेशन कर लोगे नहीं कर लोगे? आपने जितना डेटा आपके पास था आपने उस डेटा को प्रेजेंट कर दिया, जो नहीं पता था उसे ब्लैंक छोड़ दिया, जितनी चीजें पता थी उसको आपने लिख दी। पता लगता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्वेश्चन में निकाल कर गिवन है, निकालनी नहीं पड़ेगी। तो अगर ये गिवन है तो आप ये निकाल सकते हो। इसमें ये क्या कर दोगे आप, ऐड, और ये कर दोगे माइनस। क्यों सर? क्योंकि इसमें ये प्लस और ये माइनस कर 56,000 आया है, तो 56,000 में मैं अगर उल्टा करूंगा तो मेरे को ये नंबर पता लग जाएगा। ऐसा ही है ना? ये देखिए यहां पर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो है उसमें आपने प्लस कर दिया ओपनिंग, माइनस कर दिया क्लोजिंग एफजी। तो आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि कितना है 56,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो है वो आपको निकालने हैं। ओपनिंग कितना है? ओपनिंग आपने देखा यहां पर गिवन है, ओपनिंग गिवन है 17,600 और क्लोजिंग गिवन है 19,000। तो बस यूनिटरी मेथड है, इसको वहां ले जाइए और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आपके पास आ जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सारे डेटा को ध्यान से लिखा समझ के। उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, ऊपर के खर्चे जो हैं, जितने भी गुड्स आप बेच रहे हो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मतलब उसमें आप ऐड कर दोगे कि मेरी ये कॉस्ट भी तो लगी है, गुड्स मैं बेच रहा हूं तो मेरा ऊपर का खर्चा इतना भी तो लगा है, सेलिंग एक्सपेंसेस इतने भी तो लगे हैं। तो जो मैंने सामान बेचा उसकी टोटल कॉस्ट, सारी की सारी कॉस्ट मिलाकर इतनी आ गई। 56,000 क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। कहां पर गिवन है सर? ये रहा, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सारे के सारे खर्चे आपको गिवन है। तो यहां पर आप ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, और सेल्स आपको ऑलरेडी गिवन है 75,000 की। कहां पर गिवन है? ये रहा। तो सेल्स भी आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपने निकाल ली है, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी प्रॉफिट।
कि 75,000 की अगर मैं सेल करता हूं और 62,000 का मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, यानी कि बेचने के लिए जितनी भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, गुड्स को बनाने की कॉस्ट, जो गुड्स मैंने बेचे उनकी कॉस्ट, जो सिर्फ मैंने गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट, और बाकी की और तमाम कॉस्ट जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो मेरा प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है बट फिर भी हो रही है क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो मैंने एक ऑफिस भी रखा हुआ है, मैंने बेचने के लिए भी कुछ खर्चा करा है, प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा नहीं हो रहा, बट फिर भी इनडायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या जो भी मेरा स्टाफ वगैरह उसको सैलरी वगैरह देता हूँ, तो वो तमाम कॉस्ट भी ऐड कर ली, तो पता लग गया प्रॉफिट इतना है। तो बस यही आपको करना था। आपकी बुक में अलग तरीके से किया है और उल्टा कॉम्प्लेक्स करा हुआ है, मैंने आपको सिंपल सा कॉस्ट शीट समझाया हुआ है और कॉस्ट शीट में आपने सारा डेटा को प्रेजेंट करा है, उल्टा 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 रिवर्स जाकर आप यहां पर पहुंच गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस पर पहुंच गए आप। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस अगर आपको मिल गई और आपको ये सारी डिटेल मालूम है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फैक्ट्री ओवरहेड, तो आप डायरेक्ट कॉस्ट निकाल लोगे, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट में मैंने ये ऐड किया होगा, ये ऐड किया होगा, ये माइनस किया होगा, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आया होगा। जब आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट आपको पता लग गई, तो डायरेक्ट कॉस्ट में आप लेबर कॉस्ट माइनस कर दोगे तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास आ जाएंगे, और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गए तो ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है, आप रॉ मटेरियल परचेज निकाल सकते हो। समझ रहे हो आप? ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, उसको आपको इजी वे में लेकर चलना है। तो अगर मैं इसको नीचे जाऊं तो यहां पर मैंने पूरा का पूरा आंसर सॉल्व कर कर आपको दिखाया है कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो ऐसे आएगी, उल्टा उल्टा चलते गए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां से ये वाली कैलकुलेट करी फिगर, उल्टा गए, वहां से ये वाली फिगर कैलकुलेट हुई, उसमें से ये माइनस किया तो ये वाली फिगर कैलकुलेट करी, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास आ गए। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास आ गए हैं 33,900, ये रहा सबसे ऊपर आया ना बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पर आपने कहा कि ओपनिंग था 8,000, क्लोजिंग था 10,600, परचेज निकालनी है, परचेज निकाल ली। कहां पर गिवन है सर? 8,000, ये रहा। रॉ मटेरियल का ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, कंज्यूम कितना करा वो भी आपने निकाल लिया, तो आपके पास आ गई कि रॉ मटेरियल आपने परचेज कितना किया। और यही क्वेश्चन में पूछा था, तो फर्स्ट पार्ट मैंने बाद में किया है, सेकंड पार्ट मैंने पहले किया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन क्या है कि आपको कॉस्ट स्टेटमेंट भी बनानी है, वो सेकंड पार्ट है, और रॉ मटेरियल कितने परचेज करे वो फर्स्ट पार्ट है। मैंने अपने आंसर में पहले सेकंड पार्ट कर दिया, और जब मेरे को बैलेंसिंग फिगर पता लग गई तो मैंने फर्स्ट पार्ट का आंसर दे दिया। आपकी बुक में उल्टा किया एक तरह से, फर्स्ट पार्ट के लिए भी पूरी रिवर्स कैलकुलेशन करी है, फिर सेकंड पार्ट के लिए उसको दोबारा से प्रेजेंट करा है, तो दो बार मेहनत करी है, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। कॉस्टिंग में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, सिर्फ कॉस्ट शीट मैंने आपको ये बताया कि डेटा को आप एक तरह से लिख सकते हो, वो कॉस्ट शीट है। अब आप उसमें जो चीजें गिवन है उसके हिसाब से आप बना दो, जो चीजें गिवन नहीं है उसको मत डालो। यहां तक आपको बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाने से पहले मैं आपको और चीजें पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और आज की क्लास आपकी कंप्लीट करेंगे। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं ये चैप्टर नंबर 1 के भी हैं कुछ कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 6 के भी हैं कुछ कॉन्सेप्ट, तो अल्टीमेटली आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1 और 6 का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हम कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर एक्टिविटी लेवल्स? व्हाट आर एक्टिविटी लेवल्स, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक्टिविटी लेवल्स क्या होते हैं। हालांकि मैंने सारी चीजें एग्जाम्पल में लिख दी है, पर उसी को पढ़कर हम समझने की कोशिश करते हैं। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, कोई और एंटिटी भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने एग्जाम्पल में कंपनी ली है, हैज अ प्लांट एंड मशीनरी विच हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 10 लाख यूनिट्स एवरी ईयर। अब आप जो हो, अब सीनियर बंदे बन गए हो, 11th-12th के आप बंदे नहीं रहे हो, 11th-12th के आप स्टूडेंट नहीं रहे हो, नाउ यू आर सीनियर पर्सन। आपने सीए का एंट्रेंस क्लियर करा या अपनी ग्रेजुएशन करी है, कुछ ना कुछ आपने टाइम स्पेंड करा है एजुकेशन में। ये जो एजुकेशन मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं आज एजुकेशन सेक्टर का सच। आज मैं अपनी क्लास में एजुकेशन सेक्टर का आपको सच बताने वाला हूं। मुझे मालूम है ना कि कहां पर हम पीछे हैं, कहां पर हम पीछे रह रहे हैं। एक बात बताओ, आपने एलकेजी पढ़ी है, आपने यूकेजी पढ़ी है, तो ये तो 2 साल हो गए। ये 2 साल के बाद नर्सरी करी होगी, चलो उसको मैं छोड़ देता हूं, नर्सरी को छोड़ दो आप। एलकेजी यूकेजी आपने करी है और उसके बाद आपने 12 साल और पढ़ाई करी है, 12वीं क्लास तक आपने पढ़ाई करी है, तो टोटल आपने 14 ईयर्स
अपनी एजुकेशन में दिए। अब ये 14 ईयर्स एजुकेशन में देने के बाद आप 12वीं के बाद बाहर निकलते हो, क्या आपको जॉब मिल सकती है? द आंसर इज नो, आपको जॉब ही नहीं मिल रही है। आपको कुछ आता है सर? आप बताइए आपको क्या आता है? क्या आपको एक्सेल आता है अच्छे से? द आंसर इज नो, एक्सेल अच्छे से नहीं आता सर, सिर्फ प्लस माइनस वगैरह करना आता है, ज़्यादा अच्छे से नहीं आता। प्रॉपर आपको वर्ड आता है? एमएस वर्ड? एमएस वर्ड का मतलब मैं कह रहा हूँ कि जिसमें आप बुक बना सकते हो, बुक को लिख सकते हो, टेबल्स वगैरह अच्छे से बना सकते हो, ग्राफिक्स डाल सकते हो एमएस वर्ड में। प्रॉपर जो चीज़ें सारे फीचर्स हैं आपको आते हैं? नहीं, सारे फीचर्स तो नहीं आते। पावर पॉइंट पीपीटी बनाना आता है सारे फीचर्स के साथ? नहीं सर, पूरा नहीं आता हमें। मालूम है क्या होता है, बट पूरा अच्छे से नहीं आता। एक भी चीज अच्छे से नहीं आती जिससे जॉब मिल सके, जिससे वैल्यू एडिशन करी जा सके। सर इसके साथ हमारे क्या कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है? द आंसर इज नो। क्या हमें म्यूजिक डांस में महारत हासिल है? नहीं, उसमें भी नहीं है। स्कूल में होते हैं, म्यूजिक का सब्जेक्ट होता है, डांस का होता है आपकी क्लास, बट उसमें आप एक्सपर्ट नहीं बनते। आप उससे अपना करियर बना सकते हो, इतना आपको नहीं करवाया जाता। जिसको करना होता है वो एडिशनल क्लासेस लेता है, वो भी उसके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, तब जाकर हो पाता है। उसको पैशन पता लग गया, उनके पास फंड्स हैं, वो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, बाहर कंपटीशन में परफॉर्म कर रहे हैं, तब वो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। बट जो स्टूडेंट पढ़ाई वाले स्टूडेंट है, उसने 14 साल अपने एजुकेशन सिस्टम में लगा दिए और इसके बाद कॉलेज में भी लगाते हैं, इसके बाद कॉलेज में भी लगाते हैं। मैं कॉल सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉल सेंटर और डेटा एंट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ टाइप करने का काम करना है, या कॉल सेंटर में भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगे तब जाकर कॉल सेंटर में भी जॉब लगती है, वरना नहीं लगती है। और वो भी लगती है, बहुत ही मामूली सी जॉब लगती है, उसमें ग्रोथ नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको स्किल्स चाहिए, स्किल्स। तो आप समझने की कोशिश करिए कि इतने साल एजुकेशन सिस्टम में लगाने के बाद भी हमारे ऐसे स्किल्स नहीं हुए कि हम कुछ कर पाए अपनी लाइफ में, आगे बढ़ पाए। हमें और चाहिए, और पढ़ना है, तो हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, उसके बाद भी ये कॉल सेंटर वगैरह की मैं जॉब की बात ही नहीं कर रहा, डेटा एंट्री की बात ही नहीं कर रहा, जिसमें दिमाग ही नहीं लगना उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं स्किल की बात कर रहा हूँ। या आप एनिमेटर बन सकते हैं, या फिर आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, या आपके पास कोई स्किल है, आप कहीं भी जाना चाहें आप कुछ कर सकते हैं, सुपरवाइजर बन सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। क्या वैसी स्किल्स आपको 14 साल में मिली? आंसर इज नो। बीकॉम में मिली? आंसर इज नो। तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? इसको छोड़िए, आप डायरेक्टली सर्विस की बात करिए। क्या आपकी ऐसी नॉलेज है कि प्रॉब्लम कोई आपके पास लेकर आए, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे? मैं पढ़ाई से रिलेटेड की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, मैं कॉस्टिंग से रिलेटेड की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, मैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। क्या हमारे पास ऐसे स्किल्स हैं कि हम उसे सॉल्व कर पाएं? क्या हम सर्विस प्रोवाइड कर पाएं, कंसल्टेंसी दे पाएं? 14 साल के बाद बीकॉम भी कर लिए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हासिल हुआ, उसके बाद भी हम अभी सीए कर रहे हैं कि काश हम सीए बन जाएंगे। तो सीए बनने के बाद क्या होएगा? सीए बनने के बाद हम अच्छे पैसे कमा पाएंगे। भाई पैसे कमाने के लिए आपको स्किल्स चाहिए। सीए में जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास वो होगी, आपको जीएसटी की रिटर्न भरनी आती है, कम से कम रिटर्न भरनी आती है, रजिस्ट्रेशन किसी का करवाना आता है, सेटलमेंट जब केसेस वगैरह आते हैं, खुलते हैं, तो उसका रिप्लाई देना आता है, उसमें जाना आता है। सिमिलरली इनकम टैक्स में आपको ये सारा काम आता है। और आपको ऑडिट में स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट आती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने आते हैं, कंसल्टेंसी देनी आती है, कॉस्टिंग में आपको कॉस्टिंग में एडवाइस देनी आती है, डिसीजन मेकिंग में, तब तो आप कर पाएंगे। जब ये सारी चीजें आपने नहीं सीखी है अपने सब्जेक्ट में, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करी है, तो फिर आगे कुछ काम नहीं आएगा। ये जो चीजें हैं आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो आपको हेल्प करती है सीए में। सीए की वैल्यू क्यों है? क्योंकि 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। जो लोग 3 साल में काम नहीं सीखते हैं वो सीए बनने के बाद काम सीखते हैं। तो अल्टीमेटली निष्कर्ष निकलता है कि आप चाहे कितना भी एजुकेशन में दे दो, 14 साल दे दो या 25 साल दे दो, आप जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं मिनिमम जॉब की बात ही नहीं कर रहा। 10,000 रुपये कमाने हैं, 15,000 रुपये कमाने हैं, वो तो आप कमा लोगे, वो तो आप कमा लोगे, वो तो 12 के बाद भी कमा सकते हो। बस मेहनत करो, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। बट ग्रोथ नहीं है, आपका टैलेंट और स्किल इंप्रूव नहीं हो रही। डेटा एंट्री की जॉब है, कॉल सेंटर की, उसमें कभी भी निकाला जा सकता है, जैसे ही ऑटोमेशन होगा निकाल देंगे वो। आजकल मशीन ऑटोमेटिक आंसर कर रही है, तो कॉल सेंटर्स की जॉब कम हो जाएगी। तो जब तक स्किल्स डेवलप नहीं करोगे आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। यहां पर इस क्वेश्चन में मैं आपके स्किल्स डेवलप करवाना चाहता हूं। अब ये जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है, मैं हर क्वेश्चन में मैं आपको ऐसा इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा, हर कॉन्सेप्ट में बताऊंगा जो आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके किसी को एडवाइस दे सकते हो। कोशिश यही रहती है। अब कॉस्ट शीट है, आप किसी का डेटा कॉस्ट शीट का बना सकते हो, कॉस्ट शीट में आप प्रेजेंट कर सकते हो, तो एक सर्विस है एक तरह से।
चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस में काम कर रहे हो, आप एक्सेल में कॉस्ट शीट बनाकर आप वो सर्व कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो आप मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल पहले करते हैं, एक्टिविटी लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप पढ़ेंगे मेरे साथ तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, ऐसा क्यों है वैसा क्यों नहीं है, प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ताकि इस एजुकेशन के बाद आपके स्किल्स इंप्रूव हो, ना कि सिर्फ आपकी नॉलेज और एग्जाम पास होने की तैयारी। नहीं, स्किल्स इंप्रूव हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे मैंने आपको फैक्ट्री का डायग्राम बनाकर भी दिखाया था, वैसे ही मैं आपको हर क्लास में कोशिश करूंगा कि आपके स्किल्स डेवलप आपके करवाए जाएं। इनकम टैक्स में भी मैं आपको एक्ट पढ़ना सिखाता हूँ, एक्ट को रीड करना सिखाता हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न भी भर पाओ, ऐसी मैं आप में कैपेबिलिटी डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। हर प्रोविजन को समझ पाओ, इंटर रिलेट कर पाओ, एडवाइस दे पाओ, कंसल्टेंसी दे पाओ, टैक्स बचा पाओ। सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटेंसी में मैं आज आपको ये वाले एग्जांपल के थ्रू या हर एग्जांपल में आपके स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करूंगा। ABC Limited has a plant and machinery which has the capacity to produce 10 lakh units every year। 10 लाख यूनिट्स अगर एवरी ईयर की बात दे रखी है तो सिर्फ इतने डेटा से आप ये बोल सकते हो कि 10 लाख अगर साल में है कैपेसिटी तो एक महीने में 10 लाख डिवाइड बाय 12 होगी। अब इसके लिए मुझे आपको और डेटा देने की जरूरत नहीं है। 10 लाख मैंने क्या कहा, साल में कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब कि मैक्सिमम इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, इससे ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये एक साल का गिवन है। एक महीने का ऑटोमेटिकली आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लोगे। 10 लाख डिवाइड बाय 12, 10 लाख डिवाइड बाय 12 ऑटोमेटिक दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए। इसके लिए नहीं सिखाना पड़ेगा कि यार बेटा साल का होता है तो महीने के लिए 12 से डिवाइड करना होता है। नहीं, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चलना चाहिए कि हाँ साल का गिवन है, महीने में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, पीरियड चेंज होगा उसके हिसाब से वी कैन चेंज आवर कैलकुलेशंस। तो यहाँ आपने समझ लिया, ठीक है, 10 लाख यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी गिवन है। हम लोग एक्टिविटी लेवल्स की चर्चा करने वाले हैं। एक्टिविटी लेवल्स क्या होता है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट ABC लिमिटेड रन्स इट्स प्लांट एट फुल कैपेसिटी बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। जरूरी नहीं है कि उसका मार्केट में जो डिमांड है वो हमेशा ही 10 लाख रहे। मार्केट में डिमांड अगर कम होगी तो वो कम प्रोड्यूस करेंगे, और हमेशा जितना भी डिमांड होती है उससे आप ज्यादा की कैपेसिटी का प्लांट लगाते हैं कि फ्यूचर में अगर ज्यादा की जरूरत पड़े तो बना पाए, पर अभी जरूरत नहीं है। अभी डिमांड जो है 7 लाख 8 लाख यूनिट्स की रहती है मेरे, फिर भी मैंने प्लांट है 10 लाख यूनिट्स का लगाया कि फ्यूचर में अगर थोड़ी ज्यादा हो तो हम ज्यादा कैपेसिटी हमारे पास प्लांट है, वी कैन प्रोड्यूस द डिजायर्ड क्वांटिटीज। दूसरा एक और कारण है, जितना आप प्लांट को ज्यादा चलाओगे, बिना रेस्ट दिए चलाओगे, उसमें हायर वियर एंड टियर के चांसेस होंगे। वियर एंड टियर का मतलब फुल कैपेसिटी पर ज्यादा चलाओगे तो खराब जल्दी हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी। मशीन को भी आराम चाहिए, 24 घंटे चलाओगे, 8 घंटे का मेंटेनेंस भी चाहिए, उसे मेंटेनेंस चाहिए और आराम भी चाहिए, रेस्ट टाइम भी चाहिए। पूरा फुल कैपेसिटी में चलाए जा रहे हो, डेली चलाए जा रहे हो, रेस्ट ही नहीं दे रहे हो तो दिक्कत है। दूसरी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप सोचने की कोशिश करो, बिजनेस माइंडेड बंदे हो आप, सोचने की कोशिश करो कि 10 लाख यूनिट्स की मैंने कैपेसिटी दी है, वो मैंने पूरे साल की दी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक महीने में 10 लाख डिवाइड बाय 12 में जो कर रहा हूँ, जो भी निकल कर आएगा, लेट्स से ऑन एन एवरेज 80,000 आ गया या कुछ भी आ गया, 83,333 आ गया, एस्टिमेट मैंने लिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी महीने में ये भी तो हो सकता है कि आपको 2 लाख यूनिट सेल करनी हो, किसी महीने में ये भी तो हो सकता है कि आपको एक महीने में तो 2 लाख यूनिट की सेल करनी हो, एक महीने में 50,000 बनाने की जरूरत हो। जरूरी नहीं है कि आपकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट कंसिस्टेंट रहे, सेम रहे हर महीने, जरूरी नहीं है। तो ऐसे इश्यूज आते हैं, इस इश्यूज को रिजॉल्व कैसे किया जाए उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी हम पढ़ते हैं। किसी महीने 2 लाख है, अब आप कह रहे हो कि इस महीने की जो कैपेसिटी है, वैसे तो साल में 10 लाख बना सकते हैं, बट इस महीने तो मैं 80,000 यूनिट्स ही बना सकता हूं। अब जो बाकी के मेरे 1,20,000 है, 1,20,000 यूनिट्स है, इसको कहां से खरीदा जाए और फिर बेचा जाए, या इसका क्या किया जाए? क्या नया प्लांट लगा लिया जाए या फिर कहीं से खरीद कर अपने नाम का स्टिकर लगाकर बेचा जाए? सोचने वाली बात है, डिसीजन मेकिंग है। जितना सोचोगे उतना आगे बढ़ोगे। यहां पर आप प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, आगे देखते हैं। जितनी कैपेसिटी पर प्लांट एंड मशीनरी चलता है उसको हम एक्टिविटी लेवल बोलते हैं। तो एक्टिविटी लेवल का मतलब होता है जितनी कैपेसिटी पर हम प्लांट को चला रहे हैं। अभी ये भी हो सकता है, कई बार ओवर कैपेसिटी भी होता है। एक महीने में 80,000 यूनिट्स आप बना सकते हो, बट आपने उसको पूरा चलाया, ओवरनाइट भी चलाया, 24 घंटे चला दिया, क्योंकि जो कैपेसिटी लेवल आपने निकाला था वो आपने 16 घंटे के हिसाब से निकाला था, 2 शिफ्ट के हिसाब से निकाला था कि एक मॉर्निंग शिफ्ट एक नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट 8 घंटे, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट 8 घंटे सुबह चलता है, 8 घंटे
शाम को चलता है प्लांट, बाकी टाइम रेस्ट करता है, और उस हिसाब से अगर हम पूरा 8-8 घंटे 2 शिफ्ट में चलाएंगे तो हमारा 10 लाख यूनिट्स का टारगेट मीट हो सकता है, इतनी हमारी कैपेसिटी है। अब आप क्या करते हैं, आप 3 शिफ्ट कर देते हैं, आप 24 घंटे चलाने लग जाते हैं, तो आपने अपनी कैपेसिटी को ओवर यूटिलाइज कर लिया है, हायर वियर एंड टियर होगा, जल्दी खराब हो सकता है। बट क्यों, प्रोडक्शन आपको जल्दी करनी है, डिमांड आ गई है, तो आप 3 टाइम्स चला रहे हैं प्लांट को। तो जितनी कैपेसिटी पर आप चला रहे हो उसको हम एक्टिविटी लेवल बोलते हैं। ज्यादा एक्टिविटी लेवल पर चला सकते हो, कम पर चला सकते हो, अलग अलग सिचुएशन है, आपके क्वेश्चन में अलग अलग चीजें दी जा सकती है। तो 70% कैपेसिटी का मतलब क्या होगा कि आप 7 लाख यूनिट्स पर ईयर बनाने के लिए चला रहे हो प्लांट को। 50% कैपेसिटी का मतलब कि बना तो 10 लाख सकते हो, पर फिलहाल आप 5 लाख यूनिट के हिसाब से प्लांट को चला रहे हो, तो 50% कैपेसिटी पर प्लांट चल रहा है, इसे हम एक्टिविटी लेवल बोलते हैं। इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स डेटा फॉर मंथ देन कन्वर्ट द ईयरली नंबर टू मंथ, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। अभी क्वेश्चन में मंथ का डेटा आ गया, आप कहोगे मंथली तो गिवन ही नहीं है कैपेसिटी, अरे तो ईयर तो गिवन है ना, मंथ आप अपने आप निकाल लो। जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में आप कहोगे यार डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम तो गिवन नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज भी गिवन नहीं है, तो जो गिवन है उससे आप देखो कि और क्या निकाल सकते हो और फिर उसको कैलकुलेट करो। जितनी चीजें गिवन है उससे जो आपस में इंटर रिलेशन बैठ रहा है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो। इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। अभी आज इस क्वेश्चन में अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पूछ ली होती तब भी आप ऐसे निकालते, परचेज पूछ लिए तो पहले कंज्यूम निकाला फिर आपने परचेज निकाला है। मान लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम गिवन होता, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मिसिंग होती, तो चीज तो आप ये यूज करोगे। अब उसका कोई अलग मैं थोड़ा ना क्वेश्चन कराऊंगा कि एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम तो गिवन है पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मिसिंग है। यहाँ पर सेम आप वही फॉर्मेट बनाओगे, जो चीजें गिवन है उसको लिखोगे, जो मिसिंग है उसको फाइंड आउट कर लोगे, बैलेंसिंग फिगर। तो कॉन्सेप्ट तो एक ही है। अब इसके चाहे 10 क्वेश्चन करो या एक करो, कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर हो गया वो तो आराम से कर लेगा। अब यहां पर आप ये देखो कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसे देख लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। मैंने यहाँ पर काट दिया है, मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया था, बट आप उस एग्जाम्पल को काट दीजिए क्योंकि हम और प्रैक्टिकल होने वाले हैं और हम फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब समझने वाले हैं। एबीसी लिमिटेड हैज स्टार्टेड अ बिजनेस एंड टेकन अ फैक्ट्री ऑन रेंट। रेंट का मतलब है कि आपको 1 लाख रुपए महीने का रेंट देना पड़ेगा फैक्ट्री का। इन दिस फैक्ट्री ही कैन इजीली प्रोड्यूस 10 लाख यूनिट्स इन अ ईयर। अब ये भी तो है ना कि आप फैक्ट्री ले रहे हैं, कोई फैक्ट्री बहुत बड़ी है, कोई छोटी सी फैक्ट्री ले ली आपने, कोई बहुत बड़ी ले ली, कोई छोटी ले ली, तो हर की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। तो ये वाली जो फैक्ट्री ली है जिसका रेंट 1 लाख रुपए महीने का है, वहां पर आप 10 लाख यूनिट साल के बना सकते हो। नाउ इवन इफ नो यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड रेंट हैज टू बी पेड एवरी मंथ। बिल्कुल सही बात है। आप चाहे 1 यूनिट बनाओ या आप 10 लाख यूनिट बनाओ साल की, उसे मतलब नहीं है। जिसने फैक्ट्री आपको दी है वो तो आपसे रेंट लेगा ही लेगा, यानी कि आप बनाओ या ना बनाओ, प्रोडक्शन करो या ना करो, ये कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। इसीलिए इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि हर साल इनकर होगी, जो कि देनी पड़ेगी, पर आपने बनाया हो या ना बनाया उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात और है, अपना आप कॉन्सेप्ट सोचने की कोशिश करो कि क्या ये कॉस्ट कभी चेंज नहीं होगी, जिंदगी में कभी चेंज नहीं होगी क्या? इसका नाम मैंने फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया, कभी चेंज नहीं हो सकती ये। मतलब मैंने कहा कि मुझे 10 लाख यूनिट बनानी है, अगर मुझे 10 लाख से ज्यादा यूनिट बनानी पड़ जाए तो मुझे क्या बड़ी फैक्ट्री नहीं लेनी होगी रेंट पर? अगर मुझे 20 लाख यूनिट बनानी पड़ जाए, मेरे पास अच्छे खासे ऑर्डर आ गए, मेरा बिजनेस ग्रो कर गया, तो क्या मुझे डबल नहीं करना पड़ेगा फैक्ट्री का साइज? तो वो मेरा डिसीजन मेकिंग एक एरिया है कि अगर मुझे 10 लाख यूनिट से ज्यादा बनाने हैं तो एबीसी लिमिटेड को डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या इन्हें बड़ी फैक्ट्री लेनी चाहिए और हायर रेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पता लगे 20 लाख यूनिट नहीं, सिर्फ 10 लाख 500 यूनिट बनानी है, तो क्या 500 यूनिट के लिए एक नई फैक्ट्री डाल लें? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे पता लगाएंगे लेनी है नहीं लेनी? दे विल टेक इफ एडिशनल बेनिफिट्स आर मोर देन एडिशनल कॉस्ट। जितना लग रहा है उतना तो ठीक है, वो तो 10 लाख यूनिट के लिए लग रहा है। अब वो देख रहे हैं कि अगर मैं 10 लाख से ऊपर की यूनिट बना रहा हूं तो ऊपर वाली यूनिट पर मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा और मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या इनकर करनी पड़ेगी। अगर मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा कॉस्ट से ज्यादा है, तो ठीक है, मैं वो डिसीजन के साथ जा सकता हूं। जो भी मैंने डिसाइड करा 500 यूनिट के लिए, क्या मैं बाहर से परचेज कर रहा हूँ या फिर मैं कोई टेम्पररी रेंट पर ले रहा हूँ, 1 ही महीने के लिए रेंट पर ले रहा हूँ, या किसी से काम करवा रहा हूँ जॉब वर्क पे, अल्टीमेटली यार आप कुछ भी मतलब आप डिसीजन ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या क्या सिचुएशन है। आपने अगर नई फैक्ट्री लेने का डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो जाएगी, फिर हो सकता है कि आपने 2 लाख रुपए महीने के रेंट पर फैक्ट्री ले ली हो, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख रुपए पर मंथ लगती रहेगी, चाहे एक भी बनाओ या ना बनाओ।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो सकती है, बट एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पीरियड में फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है। जैसे कि हमारे केस में 10 लाख यूनिट तक आप बना रहे हो तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, हर महीने देनी पड़ेगी, चाहे आप जीरो क्यों ना बनाओ। तो इस बात को आपने समझ लिया। Therefore, fixed cost is fixed for a particular time period or for a particular activity level। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर एक्टिविटी लेवल तक के लिए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, चाहे बनाओ या ना बनाओ। एनीथिंग विच नीड्स टू बी पेड इन अ गिवन सिचुएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोडक्शन और सेल्स इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। देना ही पड़ेगा, चाहे आप बनाओ कुछ, बेचो कुछ, ना बेचो कुछ। फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आ गई तो आपको एक और कॉन्सेप्ट कराते हैं वेरिएबल कॉस्ट का। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो वेरी करती है विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो चेंज नहीं होती, आप कितना मर्जी बनाओ चेंज नहीं होती है। वेरिएबल कॉस्ट सीधा सीधा चेंज होती है, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा लगेगी, कम बनाओगे तो कम लगेगी। जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपए है। हाउएवर आपको 2 रॉ मटेरियल चाहिए एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए, मतलब कि 2 रॉ मटेरियल डालते हो, प्रोसेसिंग होती है तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट दोनों को जोड़कर बनकर निकलता है। समझ गए आप? तो 2 रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड्स बन रहे हैं। आपको अगर 100 फिनिश गुड्स बनाने हैं तो आपको 200 रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, क्योंकि मैंने यहां लिख दिया ना। अभी तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए एक टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए, बट 2 क्वांटिटी में चाहिए। सीए फाइनल में ये हो सकता है कि एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 रॉ मटेरियल चाहिए, 5 केमिकल मिलाने पड़ेंगे, 5 चीजें मिलानी पड़ेगी अलग अलग क्वांटिटी में, तब जाकर एक फिनिश प्रोडक्ट की क्वांटिटी बनेगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो कितनी भी हो सकती है। अभी हम सिंपल ले रहे हैं, बाद में कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें। अभी तो मैंने सिंपल आपको बोला है कि सेम ही रॉ मटेरियल है बट 2 क्वांटिटी में लगता है, तब जाकर एक फिनिश प्रोडक्ट बन के निकलता है। तो 100 फिनिश प्रोडक्ट के लिए, फिनिश गुड्स के लिए 200 रॉ मटेरियल चाहिए और 10 रुपए का एक आता है, तो टोटल कॉस्ट आएगी 2000। और यही मुझे अगर 200 फिनिश प्रोडक्ट बनाने हैं तो फिर मुझे 400 रॉ मटेरियल चाहिए होंगे और 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 4000 कॉस्ट आएगी। यानी कि अगर मेरी क्वांटिटीज बढ़ रही है, फिनिश प्रोडक्ट की मेरी क्वांटिटीज बढ़ रही है, रॉ मटेरियल की मेरी क्वांटिटीज बढ़ रही है, टोटल कॉस्ट मेरी बढ़ रही है। क्वांटिटीज बढ़ाऊंगा कॉस्ट बढ़ेगी, क्वांटिटी जीरो कर दूंगा कॉस्ट जीरो हो जाएगी। फिनिश प्रोडक्ट जीरो बनाना है तो रॉ मटेरियल जीरो लगेगा, जीरो लगेगा मतलब जीरो कॉस्ट इनकर होगी। आप अगले महीने कुछ प्रोड्यूस मत करो, आपका रॉ मटेरियल मत परचेज करो, आप जीरो कॉस्ट पर रेंट तो फिर भी लगेगा जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है। तो यहां पर आपको अगर चेक करना है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो आप क्या करोगे, जितना भी टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है, जिस भी चीज की कॉस्ट दे रखी है टोटल में दे रखी है, अगर पर यूनिट में दे रखी है तो समझ में आ जाएगा। अगर दे रखा है कि 10 रुपए पर यूनिट है तो पता लग गया कि ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। पर यूनिट दे रखा है, जितने यूनिट बढ़ेंगे उतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जितने कम होंगे उतनी कम हो जाएगी, यूनिट टर्म्स में दे रखी है। ये भी हो सकता है कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट टर्म्स में दे रखी हो। समझ रहे हो आप? कंफ्यूज करने के लिए आपके क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट टर्म्स में दे रखी हो। कैसे दी होगी सर? दी होगी कि आपको 1 लाख यूनिट्स हैं और 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। समझ रहे हो आप? 1 लाख यूनिट्स पर 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, और अगर आप 2 लाख यूनिट बनाओगे तो 5 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आएगी। मतलब कि यहां पर कॉस्ट आपकी टोटल 10 लाख आ रही है और यहां पर भी टोटल कॉस्ट 10 लाख आ रही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी टोटल में हमेशा सेम रहती है, टोटल चेंज नहीं हो रहा ना। अब आप टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट तो आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कॉस्ट शीट में समझाया था कि ऐसे आपके बनता है, टोटल भी लिखते हो पर यूनिट भी लिखते हो, तो पर यूनिट तो बना दिया, बट ये नहीं कि वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं हो सकती, वो फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकती है। आपको देखना पड़ेगा उसका नेचर क्या है, टोटल में सेम है या नहीं है अलग अलग लेवल्स पर। तो चीजों को समझना पड़ेगा, सिर्फ आंख बंद करके नहीं लिख सकते अच्छा पर यूनिट ये तो होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट। अरे सुन लो, पहले देख लो, अगर रॉ मटेरियल है तो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर रेंट दे रखा है पर यूनिट तो पहले ये देख लो कि टोटल में तो सेम नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बढ़ती रहती है अगर आप क्वांटिटीज बढ़ाते हो और कम होती रहती है अगर क्वांटिटीज घटाते हो, पर यूनिट सेम रहती है। इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो पहले आप टोटल कॉस्ट का किसी भी 2 लेवल्स पर, और जो क्वांटिटीज है उन दोनों लेवल पर उसका डिफरेंस निकाल सकते हो। डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी, तो 2000 रुपए का चेंज आया है 200 क्वांटिटी बढ़ाने पर, यानी कि जो 10 रुपए पर यूनिट निकल कर आया, अगर ये आपका पर यूनिट सेम रहता है तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे देखोगे पर यूनिट सेम है? पर यूनिट सेम है कैसे देखोगे? यहाँ तो आपको गिवन ही है कि 200 बना रहे हो 400 बना रहे हो, पर यूनिट सेम है।
अलग अलग लेवल्स पर यूनिट सेम है तो वेरिएबल, अलग अलग लेवल्स पर टोटल सेम है तो फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां पर आपने देखा ना कि 200 के लिए भी 10 रुपए पर यूनिट है, 400 के लिए भी 10 रुपए पर यूनिट है, तो फिर ये वेरिएबल कॉस्ट है। जितना यूनिट्स बनाओगे उतनी ज्यादा लगेगी, टोटल उतना बढ़ते रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप देखते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है सर? मैं कहता हूं आपसे कि 100 यूनिट जब बनाता हूं तो मेरा टोटल खर्चा होता है 260, और जब 140 बनाता हूं तो मेरा खर्चा होता है 300। तो मैंने कहा पर यूनिट निकाल कर देख लेते हैं, पर यूनिट सेम आया? आंसर इज नो। दो लेवल्स पर यूनिट सेम नहीं आया। पर यूनिट अगर सेम नहीं है तो मैंने कहा ये तो वेरिएबल नहीं हो सकता। तो मैंने टोटल देखा, टोटल एक्सपेंस, अरे टोटल एक्सपेंस भी सेम नहीं आ रहा, मतलब टोटल एक्सपेंस भी चेंज हो रहा है। यूनिट्स बढ़ रही है घट रही है तो टोटल सेम रहता है, उसे फिक्स्ड बोलते हैं। यूनिट्स बढ़ रही है पर टोटल एक्सपेंस भी चेंज हो रहा है, तो यानी कि ये फिक्स्ड भी नहीं है, पर यूनिट भी सेम नहीं आ रहा, वेरिएबल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। मिक्स कर आपको दे रखी है, आपको अलग करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इसमें फिक्स्ड पोर्शन कितना है और वेरिएबल कितना है। वो देखने के लिए आप क्या करोगे, चेंज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस में चेंज कितना हुआ, 40 रुपए का चेंज हुआ, यहां पर आपने लिख लिया। वही ऊपर जो मैंने डिफरेंस इन कॉस्ट लिखा है, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। क्वांटिटी भी 40 यूनिट थी इस केस में, तो 40 बाय 40 आ गया, तो 1 रुपए पर यूनिट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। ये आपकी निकल कर आई है। आपको नहीं पता था वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, आपने निकाली। ऊपर वाले एग्जांपल में आपको पता था वेरिएबल कॉस्ट कितनी है क्योंकि पर यूनिट सेम आ रहा था, पर फिर भी मैंने आपको वहां फॉर्मूला लगा बताया कि फॉर्मूले से भी सेम ही आएगा। जितनी आपकी टोटल कॉस्ट वेरी कर रही है और कितनी क्वांटिटी के लिए वेरी कर रही है, कि इतनी क्वांटिटी चेंज होने पर इतनी कॉस्ट चेंज होती है, जब डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा कि पर यूनिट कितनी है, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। आपने बाइफरकेट कर लिया चेंज, आपने बाइफरकेट कर लिया, निकालने का एक तरीका है, मेथड है, आपकी बुक में गिवन है। अब यहां पर देखना, आपने ये तो निकाल लिया 1 रुपये पर यूनिट जो है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। जरा एक बार चेक भी कर लेते हैं, 100 यूनिट आप बनाएंगे 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो 100 रुपये वेरिएबल कॉस्ट आप कह रहे हैं। टोटल आपका 260 का एक्सपेंडिचर लगा, यहां पर देखिए 100 यूनिट बनाने पर 260 आपका टोटल एक्सपेंडिचर लगा। 1 रुपये पर यूनिट तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, आपने निकाली, तो बाकी का जो बच गया 160 रुपीज वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का मर्ज किया आपने, 100 प्लस 160 260, तो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट आई थी। यहाँ आपने फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लिया, पता नहीं है सही है या नहीं है, तो इसको वेरीफाई करते हैं। 140 यूनिट जब आपने बनाई तो टोटल कॉस्ट आपकी लगी 300। 140 बनाई तो 300 टोटल लगी, पर अगर आप वेरिएबल कॉस्ट लेंगे 1 रुपये पर यूनिट तो 140 आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए। 300 में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल माइनस कर देंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? कॉस्ट को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके हैं। मैंने टोटल कॉस्ट के 2 हिस्से कर दिए, मैंने कहा टोटल कॉस्ट जितनी भी टोटल कॉस्ट है मैंने 2 हिस्से कर दिए। मैंने कहा एक होती है वेरिएबल, एक होती है फिक्स्ड, बस बात खत्म। जो पहले मैंने आपको कॉस्ट शीट करवाई थी वहां पर मैंने कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में बाइफरकेट नहीं किया था। वहां बाइफरकेट करने के तरीके अलग थे कि मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड लगते हैं। अगर देखा जाए तो वैसे ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है, आपको नहीं पता। इसमें वेरिएबल हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, वेरिएबल फिक्स्ड हो सकती है। अगर आप सेलिंग एक्सपेंस किसी को सैलरी पर दे रहे हैं तो फिक्स्ड है। अगर आप उसको कह रहे हैं जितनी यूनिट्स बिकेगी उतने आपको 10 रुपये या 20 रुपये आपको हर यूनिट के मिलेंगे, तो वेरिएबल है। यूनिट्स नहीं बिकेगी तो कमीशन नहीं देनी होगी। तो ये जितनी भी चीजें, इसमें फिक्स्ड वेरिएबल हो सकता है, बाइफरकेशन हो सकता है, किसी का कैसे भी बाइफरकेशन किया जा सकता है, इसी को कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो यहां पर आपने 140 यूनिट का देखा कि यार अगर मेरी 1 रुपये पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है जो मैंने निकाला फॉर्मूले से, तो 140 रुपये मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। 300 मेरी टोटल एक्सपेंस था, वो 140 माइनस किया तो 160 मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। 100 यूनिट पर मैंने फिक्स्ड कॉस्ट निकाली तो भी 160 आई थी, 140 पर निकाली तो भी मेरी 160 आई है। तो वेरीफाई हो गया कि हमने जो बाइफरकेट करा है बिल्कुल सही किया है। 1 रुपये पर यूनिट तो वेरिएबल है और बाकी 160 फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम रहती है टोटल में, पर यहाँ पर टोटल में सेम नहीं रह रही थी, नहीं पर यूनिट सेम आ रही थी। तो मिक्सचर था, उस मिक्सचर को मैंने अलग करा और अलग करने का आपको मैंने मेथड बताया कि कैसे करते हैं। आगे देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैंने अपना एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है। बेनिफिट जो आपने फॉरगॉन, बेनिफिट जो छोड़ दिए उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। मैंने अपना एग्जांपल डाल दिया, सीए योगेश वर्मा हैज लेफ्ट अ 15 लाख रुपीज पर ईयर की जॉब टू टीच स्टूडेंट्स फ्रीली ऑन यूट्यूब एंड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्लासेस ऑन learnzup.com।
तो 15 लाख की जॉब छोड़ी है फ्री में पढ़ाने के लिए, अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाने के लिए, चाहे एक स्टूडेंट आए या 100 स्टूडेंट आए या 1000 स्टूडेंट आए। एक आएगा तो भी 15 लाख तो फॉरगॉन कर दिए, 1000 आएंगे तो भी 15 लाख फॉरगॉन कर दिए, 100 आएंगे तो भी 15 लाख तो फॉरगॉन कर दिए हैं। कितने आएंगे मालूम नहीं है, अनसर्टेन। तो बाय चूजिंग टू टीच स्टूडेंट्स ही लेफ्ट 15 lakhs INR, दैट इज बेनिफिट्स फॉरगॉन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टीचिंग। तो मुझसे कोई पूछेगा टीचिंग पढ़ाने की आपकी क्या कॉस्ट है, तो मैं कहूंगा मैंने 15 लाख गंवाए हैं स्टूडेंट्स को काबिल बनाने के लिए कि स्टूडेंट्स 15-20 लाख रुपए कमा पाए, मैंने खुद 15 लाख गंवा दिए। तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैंने वो गंवा दी। जो चीज आप गंवा देते हो कुछ करने के लिए उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। सोशल वर्क अगर हम कर रहे हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ सोशल वर्क, भाई अपनी कॉस्ट ही रिकवर कर रहे हैं ना हम। ये तो है नहीं कि करोड़पति बनना है, करोड़ों रुपए कमाने, कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं ना, कि आपको सर्विस दे रहे हैं, कॉस्ट मीटअप हो रही है और आपको अच्छी सर्विस दे रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, कॉस्ट रिकवर कर पहुंच रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं। तो सोशल वर्क कर रहे हैं तो वहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ज्यादा मैटर नहीं करता, जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ये थोड़ी ना है कि मुझे अगर एक ही स्टूडेंट को मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ या 10 स्टूडेंट को मैं फेस टू फेस में पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, चाहे उसमें पैसे कम भी हैं, बट मैंने तो छोड़ दिया ना, 15 लाख रुपए मैंने छोड़ दिए। तो सोशल वर्क करना है तो छोड़ दिए। तब बिजनेस माइंडेड पर्सन जो होगा वो सोचेगा कि अगर मुझे 15 लाख से ज्यादा मिलेंगे तभी मैं छोड़ूंगा। जो बिजनेस वर्ल्ड होता है वहां पर आप ये देखते हो कि जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपॉर्चुनिटी से, अगर वो ज्यादा है, जो अपॉर्चुनिटी आप छोड़ रहे हो उसकी जो कॉस्ट है, जो उसके बेनिफिट है उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, तभी इट इज वाइज टू गो विद द न्यू अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी ले रहे हो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने चाहिए। तो अगर मैं टीचिंग में आ रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई टीचिंग में अगर मैं आऊंगा, तो कितना मुझे सर्टेन होना चाहिए, जो कि सर्टेन नहीं है। मुझे सर्टेन होना चाहिए कि मैं 3000 रुपीज की अगर फीस ले रहा हूँ और मुझे कम से कम 15 लाख रुपीज तो चाहिए। तो 15 लाख को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा यहाँ से 3000 से, तो यहाँ पर 3 0 कट गए और यहाँ पर करीब आ गया आपका 500। तो कम से कम मुझे 500 स्टूडेंट चाहिए जो 3000 रुपए देने के लिए तैयार हों, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंसी का बैच लें, चाहे टैक्सेशन का लें, जीएसटी का लें, कैसे भी लें, बट 3000 पर स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 500 अगर इतना होगा तब जाकर मेरी कॉस्ट मीट होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीट होगी, जो कि अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मीट नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मीट करेंगे कि जितना मैं कमा सकता हूं, जो मेरी कैपेबिलिटीज है, मैं उतना तो यहां पर कमाऊं ना। आप समझ रहे हैं? अगर मैं 15 लाख रुपीस कमा सकता हूं या कोई भी कैंडिडेट 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए एक जगह कमा सकता है, तो दूसरी जगह पर जो उसका पैशन है सोसाइटी को सर्व कर रहा है, तो कम से कम वो उतना तो कमा ले, ज्यादा ना भी कमाए। तो अभी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपसे रिकवर कर ही नहीं रहे। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकवर करने लग जाए तो फीस हो जाएगी 9000 रुपीज, क्योंकि मुझे यहां तक पहुंचना है ना, जितना मैं जॉब से कमा रहा हूं अगर मुझे उतना पहुंचना है तो फीस 3 टाइम्स हो जाएगी, या उस हिसाब से हो जाएगी 10,000 जो बाकी फैकल्टी चार्ज करते हैं कि भाई 10,000 पर सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। अब चाहे उस हिसाब से, चाहे 100 स्टूडेंट है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कॉस्ट मीट हो रही है नहीं हो रही। तो अभी हम कितना दे रहे हैं? अभी हम सिर्फ आपसे कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, सर्वर की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट, जो हमारे पैसे एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, जो कॉस्टिंग में आपने अभी पढ़ा, कॉस्ट शीट बनाई थी जिसमें एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो कॉस्ट हम रिकवर कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकवर नहीं कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अलावा ये भी कह सकते हो कि जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, पढ़ाने की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसकी हम कॉस्ट ले ही नहीं रहे हैं अभी, तो सिर्फ जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो ली जा रही है आपसे। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? जो बेनिफिट आपने छोड़ दिए कुछ नए डिसीजन लेने के लिए। तो अगर आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा कमा पा रहे हो, एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, तब तो आप ठीक है, आप जाओगे, नहीं तो आप नहीं जाओगे उस डिसीजन के साथ, अनलेस एंड अनटिल आपका सोशल वर्क हो, आप पैसों को आप ना देखते हो। ठीक है जी, ये आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझने की कोशिश करी। अब आते हैं संक कॉस्ट पर। संक कॉस्ट क्या होती है? एक और चीज है, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग में बहुत अहम रोल है, वैसे संक कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं है। ये ऐसी कॉस्ट है जो आपने पास्ट में इनकर कर दी, उसका नाम हमने संक कॉस्ट दे दिया। आपने मशीनरी परचेज कर ली है, अब मशीनरी परचेज कर ली, कॉस्ट इनकर हो गई, मशीन आ गई, अब रिटर्न तो होगी नहीं। अब आप फ्यूचर में सोच रहे हो यार मुझे ना दूसरा बिजनेस करना चाहिए, ये वाला बिजनेस नहीं करना जिसकी मैंने मशीन खरीदी है। अब आप ये अपना जो डिसीजन लोगे उसमें क्या फर्क पड़ेगा? जो खरीद लिया, जो पैसे लग गए, उसका कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो खर्चा करना था वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई। अब फ्यूचर में नया डिसीजन के लिए आप ये देखोगे कि नया मैं अगर करता हूं कुछ,
तो नया करने के लिए मेरा इतना एडिशनल कॉस्ट लगेगी, एडिशनल बेनिफिट इतना आएगा, तो मैं नए डिसीजन के साथ जाता हूं। पुराना मैंने क्या इनकर कर ली कॉस्ट, वो डिसीजन आपका, वो फैक्टर आपको कंसीडर नहीं करना है जो पुराना हो चुका है, पास्ट को छोड़ देना है। फ्यूचर के जो डिसीजन लेंगे उसमें इस कॉस्ट का कोई रिलेवेंस नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो पास्ट में। अब आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका देखोगे नए बिजनेस से कितना प्रॉफिट आएगा, नए बिजनेस में एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगेगी, नए बिजनेस में एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो जितना प्रॉफिट आपका नए बिजनेस से आ रहा है उसे आप देखोगे कि जो मैं करंटली कर रहा हूं उसमें मैं अगर छोड़ देता हूं तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर उससे ज्यादा मैं नए बिजनेस में कमा सकता हूं तो ठीक है, पर संक कॉस्ट का कोई रोल नहीं है जो ऑलरेडी कॉस्ट इनकर हो चुकी है। मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में शायद आपको काम है, सीए फाइनल में आपको काम है, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट करवा दिया। आखिरी आपकी पीरियड कॉस्ट है। पीरियड मतलब एक पीरियड में जो भी पीरियड है, 1 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, 6 महीने का, जो भी पीरियड है उस पीरियड में जो कॉस्ट पीएनएल में डेबिट हो जाती है उसको हम पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते उसे, हम प्रोडक्ट में चार्ज नहीं करते हम। जैसे कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा था, तो जो भी चीजें ऊपर प्रोडक्ट में ऐड हो रही है प्रोडक्ट की कॉस्ट में, वो तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो करनी पड़ेगी, ये कॉस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। ये डायरेक्टली आप एक्सपेंस एज अ एक्सपेंस आप चार्ज करते हो अगेंस्ट रेवेन्यू, जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। और सेलिंग एक्सपेंसेस जब मैं कह रहा हूं तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कभी खर्चा नहीं होता, प्रोडक्ट बेचने के लिए जरूर होता है। और उसमें भी 2 टाइप के होते हैं बेचने के लिए, एक कमीशन बेस्ड जितना बेचोगे उतना, एक फिक्स्ड कि आपको तो मिलेगा 10,000 रुपये महीने का, कितने मर्जी बेचो आप सेलिंग एजेंट हो हमारे, वो अलग मुद्दा है। पर ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉस्ट इनकर नहीं होती है, बेचने के लिए हो सकते हैं कुछ भी है, बट पीरियड कॉस्ट है। पीरियड कॉस्ट का मतलब सिंपल सा है कि ये आपकी इनकर होगी, आप डायरेक्टली पीएनएल में इसको डेबिट करोगे। जैसे रेंट है तो रेंट फिक्स्ड भी है और साथ में पीरियड कॉस्ट भी है। इस पीरियड का रेंट आया, इसको डेबिट कर दो, अप्रैल मंथ का रेंट है, डेबिट कर दो, समझ रहे हो आप। तो पीरियड कॉस्ट हम उसको बोलते हैं। एक पर्टिकुलर कॉस्ट को कई पैरामीटर्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग नामकरण कर सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक कॉस्ट के कई नाम हो सकते हैं। अब मटेरियल कॉस्ट है तो मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट तो है ही है, मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट तो है ही है, साथ में वेरिएबल कॉस्ट भी है, क्योंकि वो डायरेक्टली वेरी करती है जितना आप प्रोडक्शन करोगे। तो अलग अलग नाम हो सकते हैं, सेम ही चीज के अलग अलग नाम बोल सकते हैं, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट खोलने के लिए इसको मैंने करवाया। तो यहाँ मैंने आपके सारे नोट्स करवा दिए, जिसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 लगभग कंप्लीट हो गया है। और जो चैप्टर नंबर 6 है उसका एक क्वेश्चन बाकी है, जिसको अभी हम बुक से ही डिस्कस कर लेंगे। मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, आप बुक से डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। जितना टाइम आप आंसर करने में करोगे उससे डबल टाइम आपको क्वेश्चन समझने में लगाना है। ए लिमिटेड कंपनी हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एवरी मंथ। आप ब्रेक लेना चाहो ब्रेक ले सकते हो, क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, 1 घंटे से एक्सीड कर गई है। तो ए लिमिटेड कंपनी हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स एवरी मंथ। इट्स वर्क्स कॉस्ट एट वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर। कहता है कि जो फैक्ट्री के ओवरहेड हैं, अब उसमें फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, हमको नहीं पता, जैसा भी निकाल रहा है। इसने बोला कि अगर मैं 10% पर काम करूंगा तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 1 यूनिट के 400 रुपए आएंगे। जैसे जैसे मैं कैपेसिटी लेवल बढ़ाते रहूंगा मेरी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होती रहेगी। कैसे सर? क्योंकि भाई 1 लाख यूनिट तो बनानी है, 1 लाख यूनिट तो इसके पास कैपेसिटी है, पूरी की पूरी 1 लाख बनाएगा तो रेंट तो उतना ही जा रहा है, रेंट तो उतना, फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी जा रही है, चाहे 1 लाख बनाए या 1 यूनिट बनाए या 10 यूनिट बनाए या 100 बनाए। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ा दिया तो पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगा ना। मालूम है उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होगा, मालूम है उसमें फिक्स्ड भी होगा, पर नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बनाओगे, जितनी कैपेसिटी उतना बनाओगे तो पर यूनिट पर कम कम आएगा। जितना लगना है उतना तो लगना ही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है कि आप एक्टिविटी लेवल ज्यादा कर रहे हो तो आपका पर यूनिट डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, आपको बाइफरकेट अभी करने के लिए नहीं बोला है। यहाँ बोला है कि इट्स फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऊपर जो है आपकी वर्क्स कॉस्ट गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नीचे गिवन है, 1.5 लाख के हैं, और फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 2,50,000 पर मंथ के हैं। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी है 30 रुपए पर यूनिट की। मैंने कहा था ना वेरिएबल भी हो सकती है भैया, कमीशन बेस्ड भी हो सकती है और फिक्स्ड भी हो सकती है। तो फिक्स्ड भी दे रखी है, वेरिएबल भी दे रखी है। उसमें लिखा है इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट ₹500 पर यूनिट प्रोवाइडेड इट इनकर्स फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना है। कहते हैं कि 100% तो बेच सकते हैं,
100% यानी कि 1 लाख यूनिट महीने में बेच सकते हैं बनाकर, 500 रुपये पर बेच सकते हैं, पर यूनिट आएगा। पर तब बेच सकते हो अगर आप ये कॉस्ट और इनकर कर लो। कौन कौन सी कॉस्ट है कि पहले तो आप गिफ्ट आइटम्स दे दो, 30 रुपए का गिफ्ट आइटम आएगा, हर यूनिट के साथ 500 रुपए में बेच रहे हो, पर 30 रुपए का एक गिफ्ट आइटम और दो आप। साथ में लकी ड्रॉ की फैसिलिटी निकालो हर महीने, और फर्स्ट प्राइज वाले को 50,000 दो, सेकंड प्राइज वाले को 25,000 दो, थर्ड प्राइज वाले को 10,000 दो। यानी कि हर महीने 50 + 25 75, 75 + 10 85,000 हर महीने आप करो, खर्चा करो। एंड 3 कंसोलेशन प्राइजेस भी दो, 5,000 ईच, तो फिर 15,000 का और एक्सपेंडिचर, 95,000 का खर्चा आप इनकर करो। 95,000 हो गया, 1,05,000 हो गया, आपका हो गया ये 85 + 15 1 लाख हो गया, ठीक है। तो 1 लाख का एक्सपेंडिचर और करो, गिफ्ट भी दो, साथ में लकी ड्रॉ वगैरह भी निकालो, साथ में 1 लाख रुपए रिफ्रेशमेंट पर भी दो। एवरी मंथ 1 लाख रुपए रिफ्रेशमेंट पर जाएगा, कस्टमर आएगा तो उसको कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय पानी वगैरह उसको पिलाया जाएगा, बर्गर वगैरह खिला देंगे। उसके बाद इट स्पॉन्सर्स अ टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20 लाख पर मंथ। ओ तेरी, जैसे कि आपका वो आता है इंडियन आइडल आता है, सारेगामापा आता है, आपका सुपर डांसर, कपिल शर्मा शो, स्पॉन्सर। आप किसी शो में अपने प्रोडक्ट का नाम लेने के लिए कि दिस पर्टिकुलर शो इज स्पॉन्सर्ड बाय आर कंपनी, कंपनी का नाम क्या है, ए लिमिटेड कंपनी, या जो भी प्रोडक्ट है इनका, अब वो बोलने के लिए उन्हें 20 लाख रुपए महीने के दे दो। ऐसा बोलोगे तो लोगों को पता लगेगा और कितने सारे लोग आ जाएंगे, तब आप पूरी 1 लाख यूनिट बेच पाओगे। It can market 30% of its output at 550 per unit without incurring any of the expenses referred above। तो ये जो मैंने एक्सपेंसेस बताए हैं, 100% कैपेसिटी पे चलाना है तो इतना खर्चा और करना पड़ेगा, और 30% पर चलाना है, 30% कैपेसिटी पर, तो आपको ये वाला खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अब आपको बताना है कि 30% पर प्रॉफिट ज्यादा आएगा या 100% पर प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो ये आप लोगों को करना है। आओ देख लेते हैं इसको कैसे किया, बहुत सिंपल है। 30% के लिए एक अलग बना दो, 100% के लिए अलग बना दो डेटा। पहले 30% की बात करते हैं। तो 30% पर आपको यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हर चीज। 30% का जब एक्टिविटी लेवल रहेगा, यानी कि आप टोटल 30,000 क्वांटिटीज बना रहे हो महीने में, अब ईयरली नहीं गिवन है, महीने का गिवन है, तो आपका 380 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आपकी वर्क कॉस्ट आएगी। तो 30% में 380 आ रही है, तो 380 पर यूनिट आ रही है, टोटल 30,000 है, मल्टीप्लाई करा तो कितना आया। अपना अपना कैलकुलेटर ओपन करो सब लोग, कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। अब टैक्सेशन में नहीं था तो चलेगा, यहाँ पर होना चाहिए। तो 380 मैं मोबाइल में ट्राई कर रहा हूँ, मोबाइल कैलकुलेटर है मेरे पास, आपके पेपर में ले जाना अलाउड है कैलकुलेटर। तो कितना आ गया, अप्लाई कर दिया तो आ गया 114,000,000। तो आपने पर यूनिट भी दिखा दिया डेटा, टोटल भी दिखा दिया। अब उसके बाद है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। बोला कि 1,50,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी, फिक्स्ड मार्केटिंग आपकी 2,50,000 लगेगी, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30 रुपीज पर यूनिट लगेगी। तो जहां पर यूनिट ही गिवन है, वो तो वेरिएबल कॉस्ट दे ही रखी है आपको, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। 30,000 यूनिट्स बेचोगे, 30 रुपए पर यूनिट के लगेंगे, तो टोटल 9 लाख रुपए आपके लग जाएंगे। पर ये जो आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, मार्केटिंग का एक्सपेंसेस गिवन है, टोटल, ये तो टोटल में दे रखा है ना, फिक्स्ड है, तो फिर पर यूनिट कैसे निकाल दिया। 30% पर आप 30,000 यूनिट्स बना रहे हो, आपने 30,000 से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट आ गया। पर यूनिट आने का मतलब ये नहीं है कि ये वेरिएबल है, हर यूनिट के आपको 8.33 लगेंगे, नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए कि 30% कैपेसिटी पे पर यूनिट का 8.33 फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस आ रहा है, और 30% कैपेसिटी पर फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक यूनिट के हिस्से में 5 रुपए पर यूनिट आ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये फिक्स्ड की जगह वेरिएबल हो गया। 1.5 लाख रुपए यहाँ लगे हैं, जब 100% पर काम करोगे तब भी 1.5 लाख लगेंगे, पर आपका पर यूनिट कम हो जाएगा, क्योंकि तब आपने यूनिट से 1 लाख बना दिए। लगनी तो 1.5 लाख रुपए महीने की कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जो है, पर क्योंकि आपने 1 लाख यूनिट बना दिए, तो इसके लिए पर यूनिट के हिस्से में, एक यूनिट के हिस्से में अब कम आ रही है, 1.5 रुपए ही आ रहा है। समझ रहे हो आप। 100% कैपेसिटी का मतलब, अगर आप 1 लाख यूनिट बनाते हो तो 100% कैपेसिटी में आपकी जो वर्क्स कॉस्ट है, वर्क्स कॉस्ट का मतलब समझते हैं आप क्या है, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड सब ऐड कर जो आती है उसे वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एडजस्ट करके जो आती है उसे वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर आपको दे रखा है, अगर आप 100% कैपेसिटी पे चलाओगे तो वर्क्स कॉस्ट जो है वो 310 पर यूनिट के हिसाब से आएगी। अब इसमें फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, नहीं मुझे बाइफरकेट करने की जरूरत अभी लग रही है, क्योंकि इसने बोला कि भैया आप 100% कैपेसिटी पे चलाओगे 310 पर यूनिट के हिसाब से आएगा, और 1 लाख जो है क्वांटिटी आपने बनाई है, क्योंकि 100% 1 लाख का 100% होता है,
तो मेरे को पता लग गया कि ठीक है 310 पर यूनिट दे रखा है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा मुझे दे रखा है कि 1.5 लाख फिक्स्ड कॉस्ट है जो लगेगी, तो पहले भी 1.5 लाख लगी, अभी भी 1.5 लाख लगी, पर जब मैं 1.5 लाख को 1 लाख से डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट 1.5 रुपये हो गया। ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है मार्केटिंग 2.5 लाख रुपए की, तो 2.5 लाख मेरी अभी भी लग रही है, पहले भी लग रही थी, पर यूनिट गिर गया। तो बस लिखने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पर, इसका कोई नाता नहीं है। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, वो पहले 30 रुपए पर यूनिट थी, अभी भी 30 रुपए पर यूनिट है, तो वो पर यूनिट सेम है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है। 1 लाख के लिए 30 लाख रुपए लग गए। अब ये जो मेरी कॉस्ट लगी है, ये कॉस्ट लगी है तो मुझे एडिशनल कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी, तभी मैं 1 लाख यूनिट बेच पाऊंगा। एडिशनल कॉस्ट क्या क्या है? 30 रुपए आपको पर आइटम गिफ्ट कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी 30 लाख रुपए की। कस्टमर के जो प्राइजेस हैं वो आपको टोटल में दे रखे हैं 1 लाख रुपए। रिफ्रेशमेंट जो है वो टोटल में 1 लाख दे रखी है। टेलीविजन स्पॉन्सरशिप है वो 20 लाख रुपए महीने की टोटल में दे रखी है। पर यूनिट तो बस मैंने यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो पर यूनिट का डेटा आ गया कि फिलहाल मेरी एक पर कितनी कॉस्ट आएगी, तो वो मैंने देखने के लिए निकाल दिया। अब टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी आ गई, यहाँ पर भी आ गई और यहाँ पर भी आ गई। यहाँ 1 लाख यूनिट है तो 1 लाख से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। यहाँ पर 30,000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। प्रॉफिट मुझे गिवन नहीं है, मुझे यहाँ पर सेल्स का रेवेन्यू गिवन है कि अगर मैं 30% कैपेसिटी पे चलाऊंगा, 30,000 यूनिट्स बेचूंगा तो मैं 550 पर यूनिट के हिसाब से बेच सकता हूँ। तो 550 यूनिट के हिसाब से 30 लाख मैंने बेची। अपने कैलकुलेटर में करो 550 मल्टीप्लाई बाय 30,000 तो आएगा 16,500,000। तो ये आपका सेल्स आ जाएगा। 30% पर आपकी सेल्स आ गई, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। तो भैया सेल्स अगर 1,65 लाख है और आपका कॉस्ट आपका 1,27 लाख है, तो बैलेंसिंग जो 38 लाख रुपीज आपका प्रॉफिट आ गया। और वहीं पर अगर आपको 1 लाख यूनिट बेचनी है तो डिमांड सप्लाई आपने पढ़ा था, ज्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करनी पड़ती है, तो प्राइस इन्हें 500 रुपीज करनी पड़ी और ज्यादा बेच पाए, प्रोवाइडेड इन्होंने एडिशनल कॉस्ट स्पॉन्सरशिप वगैरह की भी इनकर करी। तो टोटल 5 करोड़ रुपए की सेल्स आई इनकी। 500 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 5 करोड़ की सेल्स आई और कॉस्ट कितनी आई थी? 3,96,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया? सेल्स में से कॉस्ट मैंने माइनस करी तो आ गया मेरे पास 1,04 लाख रुपीज का प्रॉफिट, यानी ओवरऑल प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो गया। इसके लिए अगर ऐसा है तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है, मैं एडिशनल कॉस्ट करने के लिए तैयार हूं, प्रोवाइडेड मेरा इतना रेवेन्यू आ जाए। पर यूनिट के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट भी आ गया। समझ रहे हैं? जहां आपको पर यूनिट गिवन है वहां पर यूनिट में पर यूनिट लिख दो, और जहां पर यूनिट गिवन नहीं है वहां टोटल निकाल लो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो और पर यूनिट उसमें आ जाएगा। देखने के लिए कि हाँ पर यूनिट कितना पड़ रहा है एक बार देख लेते हैं। तो ऐसे आपने अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स पर आपने टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स और प्रॉफिट निकालने की कोशिश करी। अब इसी क्वेश्चन में अगर कॉम्प्लेक्स करना होता तो वो बोलते हैं आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको दे देते और कहते हैं आप निकालो, तो आपको देखना पड़ता है यार ये अजीब सी कॉस्ट दे रखी है, इतने यूनिट्स पर इतनी, इतने पे इतनी, इसमें कुछ पोर्शन वेरिएबल है कुछ फिक्स्ड है, पहले उसको अलग करना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि कितना मेरा कॉस्ट लग रही है। तो जितना भी कंफ्यूज करना चाहे दे सकते हैं, बट आपके अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं, आपको चीजें क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो फिर आप कर सकते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, यहाँ पर एक छोटा सा एरर था जो मैंने यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट था, फिक्स्ड कॉस्ट में मैंने यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स लिख दिया था, जबकि जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड कॉस्ट आपके फिक्स्ड एसेट्स हो। अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो वो गलत हो सकती है, क्योंकि मशीनरी की कॉस्ट आपने एक बार इनकर करी, जरूरी नहीं वो आप हर बार इनकर करोगे। तो जो फिक्स्ड एसेट है उसकी कॉस्ट हर पीरियड में नहीं भी होती, एक बार आपने इनकर कर लिया वो कैपिटल कॉस्ट है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जो हर पीरियड में आपको इनकर करनी होती है। अप्रैल मंथ की आप कॉस्ट शीट बनाते हो, अप्रैल से जून की बनाते हो, क्वार्टर की बनाते हो, हाफ ईयर की बनाते हो, ईयर की बना सकते हो। तो आप वहां पर क्या देख रहे हो? वहां आप देख रहे हो कि जो फिक्स्ड कॉस्ट उस पीरियड में लग रही है, तो उस पीरियड में जो फिक्स्ड है चेंज नहीं होगी, कितना भी आप बनाओ वो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो चेंज हो रही है वो वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है ना? तो फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड एसेट का कोई रिलेशन नहीं है। फिक्स्ड एसेट में जो कॉस्ट लगी वो संक कॉस्ट है, वो लग गई बस, उसका डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो हर पीरियड में लग सकता है, वो अलग बात है। और चर्चाएं करने की कोशिश करेंगे, आपके ओवरहेड्स के चैप्टर में करेंगे डिटेल में जब ओवरहेड्स पढ़ेंगे हम। फिलहाल तो यही है, आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। अब चाहें तो बुक से आप रीडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, पीछे की एक्सरसाइज करना चाहें कर सकते हैं। मैं एमसीक्यू आपको दे दूंगा, चैप्टर 1 और 6 का एक एमसीक्यू दूंगा, 20 क्वेश्चंस 10-20 क्वेश्चंस देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट हो पाए। और इसको रिवाइज करना अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझना धीरे धीरे, और सारे के सारे क्वेश्चंस को अपने हाथ से करने की कोशिश करना। एक बार खुद कर लोगे एक्सरसाइज की क्वेश्चन तो समझ में आएगा कि हाँ अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, टेस्ट हो गए।
मिलते हैं अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं कि हाँ बैच है कॉस्ट अकाउंटेंसी का, कहाँ से आप पढ़ रहे हो बता सकते हैं उन्हें। नोट्स फ्री में है, फ्री में शेयर कर सकते हैं। और ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपनी कॉपी बना लेना।